बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम सेकंड पार्ट जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का वो डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स को डिस्कस किया था। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स जो हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बेस के ऊपर काम करते हैं। इसी तरह उसके सक्शन हेड, डिस्चार्ज हेड की बात हुई थी, पंप सेंटर लाइन की बात हुई थी, पंप के पार्ट्स की बात हुई थी। इसी तरीके से डायग्राम हमने देखी थी कि मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो किस तरह बनते हैं और उसकी क्या वर्किंग होती है। फिज़िकल अपीयरेंस की बात हुई थी कि किस तरह 90 डिग्री का एंगल बनता है पंप्स के दौरान। इसी तरह अब नेक्स्ट जो आज हमने आगे फर्दर डिस्कस करना है, इस तरह उसमें पंप की प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह हमने पंप के इम्पेलर्स की बात की थी, जो कि ओपन, सेमी ओपन या सेमी क्लोज कह लें, और ये क्लोज इम्पेलर की बात हुई थी और इनके वर्किंग पर्पस की बात हुई थी। इसी तरह मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात हुई है। तो यहाँ तक हम स्लाइड नंबर 12 तक पहुँच गए थे। तो स्लाइड नंबर 12 के अंदर जो पहली प्रॉब्लम है मेन पंप के अंदर, दैट इज़ प्राइमिंग। प्राइमिंग हम कहते हैं कि जब सेंट्रीफ्यूगल पंप, जैसे आप ये डायग्राम 1 की तरफ आए तो पंप के अंदर सक्शन जो है वो ख़त्म हो जाए। आप पानी का लेवल आप देखें कि पानी का लेवल डाउन चला गया हुआ है। तो इस तरह सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर कई दफ़ा वाटर का लेवल जो है वो सक्शन साइड पे अगर डाउन हो जाए तो जब हम पंप को रोटेट करवाएंगे, ठीक है, तो उस वक़्त क्या होगा कि पंप खाली मूव करना शुरू कर देगा। उसके अंदर जो इम्पेलर है वो खाली मूव करेगा और जब हाई स्पीड पे मूव करेगा तो वो ओवर हीट हो जाएगा खाली मूव करने की वजह से। और ओवर हीट होने की वजह से पंप के इम्पेलर और जो इसकी केसिंग है, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर आप देखें यहाँ पे, तो पंप के जो रेड इम्पेलर है और जो इसके अंदर अब ये जो केसिंग है, जैसे ये जो बाउंड्री लाइन आप देख लें, ये जो बाउंड्री लाइन है, इसमें ना बहुत माइनर सा गैप होता है। तो जब ये ओवर हीट होगा तो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो जब हीट अप हो जाएं तो वो एक्सपैंड करती हैं। तो ये इम्पेलर थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा। जब एक्सपैंड करेगा तो ये इसके साथ टच होना शुरू हो जाएगा, इसकी केसिंग के साथ, और बहुत ज़्यादा साउंड आनी शुरू हो जाएगी मेटल की रगड़ खाने की। तो इस प्रॉब्लम को एयर बाइंडिंग कहते हैं कि पंप के अंदर एयर बाइंडिंग हो गई है। अब ड्यू टू प्राइमिंग, कि प्राइमिंग या तो उसकी नहीं हुई, ठीक है, या उसके अंदर दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि कोई सील लीक है जिस वजह से वो जो जितना वाटर था वो वाटर का लेवल डाउन हो गया। ठीक है, दो तरीके हैं, ये दो प्रॉब्लम्स हैं कि या तो एयर जाने की वजह से हो गया या वाटर का लेवल डाउन हो जाता है। ये ज़ाहिर है एयर अंदर गई है तो पानी का लेवल वो डाउन हो गया, वरना उसी लेवल पे मौजूद रहना चाहिए था, तो जिसकी वजह से वो वाटर का लेवल डाउन हो गया। तो इस पंप के अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि जब इसको खाली को चलाया जाए तो ये ख़ुद ब खुद नीचे से सक्शन करना शुरू कर दे। तो इस वजह से ये खाली मूव करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से इसमें ओवर हीटिंग होती है और ओवर हीटिंग की वजह से वो मेटल एक्सपैंड हो जाती है और मेटल एक्सपैंड होने की वजह से अपनी केसिंग के साथ यहाँ पे रगड़ खाना शुरू कर देता है इम्पेलर। ठीक है, इस प्रॉब्लम को एयर बाइंडिंग कहते हैं। इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम प्राइमिंग करते हैं। प्राइमिंग क्या है कि पंप के ऊपर एक वॉल लगा होता है या कोई ओपनिंग होती है, जैसा कि यहाँ पे है। तो इस ओपनिंग को हम क्या करते हैं कि इस ओपनिंग को ओपन करके यहाँ से वाटर फिल करते हैं एक्सटर्नली। ठीक है, जब वाटर को हम एक्सटर्नली यहाँ से फिल करेंगे तो यहाँ से वाटर को एक्सटर्नली जब फिल करेंगे तो ये पंप की जो केसिंग है पूरी पानी से भर जाएगी और इसको जब हम चलाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली ये जो पानी जो है वो खींचना शुरू कर देगा। देखें अब वाटर का लेवल वो पुल जनरेट हुई है और पानी पंप के अंदर आ गया और यहाँ से अब डिस्चार्ज होना शुरू हो गया।
लेकिन पहले जब खाली था तो ये कोई भी पानी या फ्लूइड को सक नहीं कर रहा था, इसने सक्शन बंद कर दी थी। इस सक्शन के प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे प्राइमिंग करते हैं। ख़ुद से हम क्या करते हैं कि ख़ुद से जो है वो हम वाटर को या फ्लूइड को अंदर इंसर्ट करते हैं। जैसे आपने घरों में भी मोटरों में देखा होगा, कई दफ़ा वो पानी जो है वो खींचना बंद कर देती हैं। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर से नट खोल के तो उसमें पानी भरते हैं, और जब पानी भर के दोबारा चलाते हैं तो सक्शन स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह नलके का पानी अक्सर आपने देखा होगा, अगर नल का पानी खींचना बंद कर देता है वो पानी का लेवल नीचे चले जाता है। तो हम नलके में ऊपर से पानी भरते हैं और बाद में फिर जब चलाते हैं तो फिर वो सक्शन जनरेट होती है, फिर जाके वो वाटर का लेवलमेंट जो है वो डिस्चार्ज आना शुरू होता है। तो इस प्रॉब्लम को हम रिमूव करते हैं प्राइमिंग के ज़रिए। तो प्रॉब्लम का नाम क्या है? एयर बाइंडिंग। एयर बाइंडिंग को हम रिमूव करते हैं प्राइमिंग के ज़रिए। तो प्राइमिंग के बहुत ज़रूरी है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के अंदर। जितने भी सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैं उन तमाम वो सेल्फ़ प्राइमिंग नहीं होते। सेल्फ़ प्राइमिंग मींस कि अगर ख़ुद ब खुद वो पानी को सक्शन करना स्टार्ट कर दें, तो इनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती, इसलिए इनकी प्राइमिंग ज़रूरी होती है। इसी तरीके से जो दूसरे पंप हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, उनको प्राइमिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती। वो उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि पानी का लेवल अगर डाउन हो भी जाए तो उनकी सक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि वो पानी सक करना स्टार्ट कर देते हैं, सक्शन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो हाई प्रेशर पंप्स हैं। ये जो हैं ये सेंट्रीफ्यूगल पंप, इन्हें हाई फ्लो रेट पंप भी कहा जाता है, तो ये हाई फ्लो के लिए इस्तेमाल होता है। आगे आ जाएं अब आप टॉपिक के ऊपर। तो ये पंप की टाइप्स जो हैं वो हमने यहाँ पे अब डिस्कस करनी है कि जो पंप की टाइप्स हैं अब रिवीजन में हम आ रहे हैं। बल्कि यहाँ से अब हम टॉपिक एक और प्रॉब्लम भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बॉयलिंग का टॉपिक अंदर लिखा हुआ है। तो एक यहाँ पे जो पंप की एक और प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है कैविटेशन, जो कि मेन प्रॉब्लम है कैविटेशन। तो कैविटेशन को समझने के लिए आपको बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर जो है उसका पता होना बहुत ज़रूरी है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के लिए मेरी एक और वीडियो है जो कि मैंने 3rd ईयर को भी मैंने लेक्चर दिया है। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, CHT 335 कोड है, उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक है। उस टॉपिक को आपने डिटेल से जो है वो नोट करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, ताकि आपको बॉइलिंग पॉइंट जो है वो समझ आ जाए। ये जो 2 स्लाइड्स हैं ये उस के अंदर भी मौजूद हैं, उस लेक्चर के अंदर, और वहाँ से आपको बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन और वेपर प्रेशर की लॉजिक समझ आएगी। अब वो जब आपको यहाँ पे आपको वो लेक्चर सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो समझ लेंगे तो आपको बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट का जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको ये बात, ये स्लाइड समझ आ जाएगी। जैसे आप यहाँ पे सेंटर में देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने क्या किया है कि आप देखें कि सेंटर के अंदर जो पानी का जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो उसने लिखा हुआ है यहाँ पे कि दैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर है 0.1 मेगापास्कल, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। अब वैक्यूम की तरफ अगर हम आएँ कि अगर हम वैक्यूम जनरेट करें, यानी जैसे अब यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे 0.63, यानी पहले 0.1 था, अब 0.063 हो गया, यानी उससे हाफ़ हो गया। उससे हाफ़ हो गया तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, यानी प्रेशर कम करने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब ये प्रॉब्लम आती है पंप की सक्शन साइड के ऊपर, कि जब पंप की सक्शन साइड के ऊपर आपको पता है कि जब ये जो इम्पेलर आई है यहाँ पे वैक्यूम जनरेट होता है। जब वैक्यूम जनरेट होता है तो डेफिनेटली ये वाला फिनोमेना होता है कि जब वैक्यूम जनरेट होगा
तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब कई दफ़ा ऐसे होता है कि सक्शन लाइन के अंदर हॉट फ्लूइड आ रहा होता है पीछे किसी प्रोसेस से होके, तो जब यहाँ पे हॉट फ्लूइड आ रहा होगा, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि पानी फ़र्ज़ करें आ रहा है और पीछे किसी प्रोसेस से आ रहा है और उसका टेम्परेचर जो है, यानी यहाँ से ही आप सपोज़ कर लें निचली स्लाइड से कि अगर फ़र्ज़ करें कि उसका पानी का जो टेम्परेचर है फ़र्ज़ करें 90 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है और एक लेमैन है वहाँ पे या जिस किसी को पता नहीं है कि जो वो यही समझ रहा है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो जी 100 होता है। तो अब यहाँ पे क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है लेकिन वो नॉर्मल प्रेशर के ऊपर होता है। अब जब प्रेशर नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे हमें पता है कि ये आई के ऊपर सक्शन होती है, तो जब सक्शन की वजह से बॉइलिंग पॉइंट तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि यही वाला प्रेशर है 0.063 बन गया हुआ है, तो जब वो पानी जिसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो जब वो यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, तो यहाँ पे तो बॉइलिंग पॉइंट पानी का चल रहा है 87, ठीक है, तो वो यहाँ पे वो जो पानी है वो इस जगह पे आके बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे पानी के। जब वो वेपर्स बनेंगे और वो जाके जब इस इम्पेलर के साथ अंदर जाके हाई स्पीड इम्पेलर के साथ जब टकराएंगे वेपर्स, तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ जनरेट होगी। और आपको पता है कि जो ये इम्पेलर हैं, ये जो पंप्स हैं, ये लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, वेपर्स के लिए या गैस के लिए इस्तेमाल नहीं होते। गैस या वेपर्स जो हैं उसके लिए हम कंप्रेसर को इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्रेसर तो ये नहीं है, ये तो पंप है। तो जब वो जो वेपर्स हैं वो जब इसके साथ जाकर टकराएंगे, तो वो हाई स्पीड के अंदर, जब आप देखें जैसे मोटरसाइकिल पे हम जा रहे होते हैं कई दफ़ा हाई स्पीड में, तो हल्का सा मच्छर या कोई मक्खी हमारी आँख में चली जाए तो कितनी ज़्यादा वो पेनफुल जाके वो हिट करती है। तो इसी तरह हाई स्पीड के अंदर जब वो मामूली से वेपर्स भी जब इस इम्पेलर से टकराएंगे तो वो इस इम्पेलर को बहुत डैमेज कर देंगे, इसके अंदर सुराख हो जाएंगे, ठीक है। और ये इम्पेलर जो है वो पंप का जो है वो दिल कहलाता है, कि इससे ही तो ये सारा पंप जो है वो काम कर रहा है। तो जब यही डैमेज हो जाएगा तो आपका बहुत बड़ा मेजर लॉस होगा, ठीक है। अब इस वजह से ये इस जो प्रॉब्लम है ये जो वेपर प्रेशर की वजह से होती है, यानी जो सक्शन लाइन जो है पंप की, उस सक्शन लाइन के अंदर प्रेशर कम होने की वजह से और टेम्परेचर की कुछ इस तरह की एडजस्टमेंट अगर बन जाए कि वो बॉइलिंग पॉइंट के करीब हो जाए, तो यहाँ पे वेपर्स बन जाएंगे। वो वेपर्स जब जाके इम्पेलर को टच करेंगे और वो नॉइज़ जनरेट होगा, उससे इम्पेलर डैमेज होने का ख़तरा होता है और बहुत ज़्यादा इम्पेलर को डैमेज करता है, उसमें वो सुराख से बनाना शुरू कर देता है क्योंकि वो हाई स्पीड पर उसको जाके हिट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं कैविटेशन, ठीक है। अब ये कैविटेशन क्यों हुई? ये हाई, एक तो सक्शन लाइन के हाई टेम्परेचर की वजह से, और वैक्यूम तो ज़ाहिर है बनना ही है उसमें। तो अब इसका क्या हल है? अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जो पंप की सक्शन लाइन है यहाँ पे, या तो इसमें प्रेशर हम हाई रखें, क्योंकि प्रेशर हाई रखेंगे तो ये देखें नीचे वाली स्लाइड कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि 0.1 मेगा पास्कल प्रेशर है, यानी वाट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है ये। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100, और जब उसने 0.5 कर दिया, यानी 5 टाइम उसको बढ़ा दिया, फ़र्ज़ करें यानी अप्रॉक्सीमेटली 5 ATM ही हो जाएगा, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट देखें 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है प्रेशर बढ़ाने से। ये लॉजिक आपको मेरे बॉइलिंग पॉइंट वाले लेक्चर को सुनकर ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगी। तो अब नेक्स्ट होता गया है कि अगर हम इस सक्शन लाइन के अंदर, अगर हमें पता है कि टेम्परेचर ज़्यादा है पहले से, तो दो तरीके हैं। या तो हम इस सक्शन लाइन का टेम्परेचर डाउन करें पहले से, यानी पंप के अंदर फीड करने से पहले हम सक्शन लाइन के अंदर कोई हीट एक्सचेंजर लगाएं जिससे उसका टेम्परेचर डाउन हो जाए पंप में जाने से पहले, ताकि कैविटेशन ना हो। या दूसरा तरीका ये है कि हम इस सक्शन लाइन जो है इसको प्रेशराइज़ कर दें, इसके अंदर प्रेशर हाई कर दें पहले से ही, ठीक है, ताकि जब प्रेशर हाई करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई चला जाएगा, तो वो ज़ाहिर है कि उस टेम्परेचर के ऊपर वो बॉयल नहीं होगा जो कि पहले बॉयल हो रहा था ड्यू टू वैक्यूम, ठीक है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है कैविटेशन। और दूसरी थी एयर बाइंडिंग। एयर बाइंडिंग को हम रिमूव करते हैं प्राइमिंग के ज़रिए, ठीक है, और उसको प्रॉपर तरीके से सील करने से हम एयर बाइंडिंग को रिमूव कर सकते हैं। और दूसरा है कैविटेशन। कैविटेशन होती है सक्शन लाइन के अंदर वेपर्स बनते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। ये बॉइलिंग पॉइंट और एवेपोरेशन और ये वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, ये सारा टॉपिक जो है वो डिटेल में मैंने बॉइलिंग पॉइंट वाले लेक्चर में कवर किया हुआ है। अब रिवीजन में थोड़ा सा आ जाते हैं कि जो पंप्स हैं, हमने पंप्स का चैप्टर क्योंकि स्टार्ट किया हुआ है, तो पंप्स की जो मेजर टाइप्स हैं वो दो ही हैं, रोटोडायनामिक या डायनामिक पंप्स भी इनको हम कहते हैं।
तो इसके अंदर सारे अप्रॉक्सीमेटली सेंट्रीफ्यूगल हैं। और जो राइट साइड पे लिखा हुआ है दैट इज़ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पम्प। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पम्प जो हैं उनकी आगे दो टाइप्स हैं, रेसिप्रोकेटिंग है और रोटरी पम्प्स हैं। ठीक है, सॉरी। अब जो रेसिप्रोकेटिंग है उसके अंदर पिस्टन है, प्लंजर है, डायाफ्राम है। और जो रोटोडायनेमिक रोटरी पम्प्स हैं उसके अंदर गियर हैं, स्क्रू हैं और वेन पम्प्स हैं। ये जो पिस्टन, प्लंजर और डायाफ्राम है ये हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो सेंट्रीफ्यूगल है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल में जो है वो लो हेड हैं, मीडियम हेड हैं, हाई हेड। हाई हेड मींस प्रेशर। तो एक्सियल पंप्स हैं, प्रोपेलर जैसे कि हमारे पंखे लगे हुए हैं जिनको हम फैंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह सेंट्रीफ्यूगल पंप है मीडियम फ्लो टाइप या मीडियम हेड जिनको हम ब्लोअर भी बोलते हैं, आपकी किताब में ये ब्लोअर के नाम से लिखा हुआ है। और हाई हेड जिनको हम सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं। तो अब ये जो मैंने बात की है फ़ैन वाली और यहाँ पे मैंने बात की है ब्लोअर वाली, तो ये दोनों तो एयर है, एयर के लिए मैंने बात की है। तो जिस तरह अब आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा ना तो उसके अंदर भी टाइप सेंट्रीफ्यूगल की यही हैं। तो वहाँ पे कंप्रेसर्स की बात होगी, तो कंप्रेसर में यहाँ पे वो फ़ैन आ जाएगा और यहाँ पे ब्लोअर आ जाएगा और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आ जाएगा। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे हम अभी पंप्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक्सियल पंप की बात हो रही है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप जिस तरह ब्लोअर होता है तो मीडियम ब्लोअर तो एयर के लिए यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पंप तो लिक्विड के लिए यूज़ होता है तो यहाँ पे ये मीडियम हेड, हाई हेड, लो हेड, ये तीन यहाँ पे टाइप्स आएंगी। तो ये एक ही फिनोमिना है लेकिन वो फ्लूइड का फ़र्क है। ये फ्लूइड जो है वो लिक्विड के लिए यूज़ हो रहा है, जबकि जो कंप्रेसर नेक्स्ट चैप्टर में आएगा तो इसमें आपकी क्लासिफिकेशन अप्रॉक्सीमेटली यही रहेगी। इसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं कि उसकी जो टाइप्स हैं पंप्स की, इसी तरह आगे उधर कंप्रेसर की टाइप्स आ जाएंगी। तो ये मिलते जुलते टॉपिक्स हैं, फिनोमिना का फ़र्क है। आगे आ जाएँ हाइड्रोलिक लॉसेस। अब ये है कि लॉसेस कौन कौन से हैं जो कि पंप के अंदर होते हैं। तो जैसा कि हमने पहले एयर बाइंडिंग यहाँ पर डिस्कस की है, तो एक तो हमारा लीकेज की वजह से जो है वो लॉस होता है। ठीक है, दूसरा सर्कुलेटरी फ़्लो लॉस है, फ्लूइड फ्रिक्शन लॉस है, शॉक लॉस और एडी लॉसेस। यानी फ़्लो के अंदर जो हमारा असल लॉस किस चीज़ का है कि जो पंप हमने लगाया है वो या तो हाई फ्लो रेट के लिए लगाया या तो हमने हेड के लिए लगाया, प्रेशर के लिए। तो वो प्रेशर हमारा लॉस जो है वो आउटपुट के ऊपर किस किस वजह से हो सकता है कि फ़र्ज़ करें हमने एक पंप लगाया, वो हमने 10 PSI प्रेशर अटेन करने के लिए लगाया हुआ है। अब वो 10 PSI नहीं आ रहा, वो जी 8 या 7 PSI जनरेट कर रहा है, तो वो बाकी 3 कहाँ जा रहा है। तो वो जो 3 है वो डेफिनेटली लॉस है। वो लॉस क्यों है कि जैसे कि ये पीछे एक आप डायग्राम देखें यहाँ पे, तो ये डायग्राम देखें आप। इस डायग्राम में अगर आप देखें गौर से तो ये पाइप आ रहा है, पाइप के अंदर बैंड है। ठीक हो गया, ये पाइप के अंदर बैंड है और ये देखें जगह जगह फ्लेंजेस लगे हुए हैं, जोड़ लगे हुए हैं। ठीक है, तो जब पानी इन तमाम जॉइंट्स से गुज़रता है तो जॉइंट से गुज़रने की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होती है। तो फ्रिक्शन जब जनरेट होती है तो फ़्लो में रुकावट आती है। जैसे स्पीड ब्रेकर यूज़ होते हैं हाईवे के ऊपर, GT रोड के ऊपर, के स्पीड को स्लो करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी वाटर या फ्लूइड के फ़्लो को ये रुकावट मुहैया करते हैं, जिस वजह से प्रेशर लॉस होता है तो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिलती। तो ये चंद एक लॉसेस हैं जो कि किसी भी तरह के पंप के अंदर होते हैं, किसी भी पाइपलाइन के अंदर होते हैं। पाइपलाइन के अंदर बेंड्स की वजह से होते हैं, फ्लेंजेस की वजह से होते हैं, जॉइंट्स की वजह से होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है दैट इज़ कंपैरिजन बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो पहला जो पॉइंट है ऑब्वियस है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो स्टेडी फ्लो देता है क्योंकि इसमें पल्स जनरेट नहीं होती, जबकि रेसिप्रोकेटिंग जो है वो उसमें पल्सेशन आती है, रुक रुक के फ़्लो आता है। ठीक है, यही आगे है कि यूनिफॉर्म टॉर्क है, टॉर्क नॉट यूनिफॉर्म।
ठीक है। हाई एफिशिएंसी फॉर लो हेड पंप्स, इनकी एफिशिएंसी लो हेड मतलब लो प्रेशर के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। इनकी एफिशिएंसी लो हेड के लिए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाई हेड के लिए इनकी एफिशिएंसी कम है। तो जबकि ये इनका जो रेसिप्रोकेटिंग है इनका उलट हिसाब है, ये हाई प्रेशर पंप्स हैं, इसलिए इनकी फ़्लो के लिए तो एफिशिएंसी कम है, लेकिन हेड के लिए एफिशिएंसी इनकी ज़्यादा होती है। इनकी स्पीड कम होती है रेसिप्रोकेटिंग की, जबकि इनकी स्पीड ज़्यादा होती है। ये ऑल टाइप्स के फ्लूइड को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन ये ऑल टाइप के फ्लूइड को हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पिस्टन होता है। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा फ्लूइड इसके अंदर हम डालेंगे तो पिस्टन या जो है वो डैमेज होने का ख़तरा होता है। इनकी कॉस्ट जो है वो कम है, जबकि इनकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, लेकिन जब ख़राब होते हैं तो फिर ज़ाहिर है फिर ख़र्चा ज़्यादा होता है। इनकी जो है वो इनकी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है। जैसे कि पिस्टन ख़राब हो जाए, इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स थोड़े ज़्यादा हैं, जैसे पिस्टन है, साथ शाफ्ट है, शाफ्ट के साथ पीछे वो रोटर है, क्रैंक शाफ्ट है। इधर जो है वो कॉस्ट जो है वो लो है। इम्पेलर है, मेजर एक इक्विपमेंट है, उसको बचाने के लिए कैविटेशन से हमने बचाना है और एयर बाइंडिंग से बचाना है। इम्पेलर ही एक मेन पार्ट है इसके अंदर। इसके अंदर कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, इसके अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन होता है, ठीक है, और पार्ट्स ज़्यादा हैं। इसी तरीके से आप आगे आ जाएं तो इंस्टॉलेशन इज़ वेरी इजी, लेस नॉइज़, ठीक है, इंस्टॉलेशन इज़ इजी, इसमें नॉइज़ भी ज़्यादा है और इंस्टॉलेशन भी डिफ़िकल्ट है। इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल सिंपल है, जबकि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो पहले सिंगल एक्टिंग होता है, फिर उसको डबल एक्टिंग करना है, 4 चेक वाल्व्स लगते हैं उसके, 2 पॉजिटिव साइड पे, 2 नेगेटिव साइड पे। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने रेसिप्रोकेटिंग पम्प का लेक्चर हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया था ड्यूरिंग क्लास। तो ये था हमारा ओवरऑल लेक्चर अबाउट सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, जो कि अब अपने अख्ताम को पहुंचा है, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया सेंट्रीफ्यूगल पंप की कंस्ट्रक्शन से, उसके वर्किंग प्रिंसिपल से, उसके सक्शन और डिस्चार्ज हेड से, उसके पार्ट्स से, उसकी मल्टी स्टेजिंग से, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से, उसके इंटरनल पार्ट जो कि मेन उसके इम्पेलर है, ओपन इम्पेलर, सेमी ओपन एंड क्लोज्ड इम्पेलर, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी पंप की प्रॉब्लम्स 2 मेन डिस्कस की हैं कि एयर बाइंडिंग है जिसको हम प्राइमिंग के ज़रिए रिमूव करते हैं, और एक कैविटेशन है जो कि सक्शन साइड पे लो प्रेशर जनरेट होने की वजह से वेपर्स बन जाते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर इन सक्शन लाइन। तो उसको हम कैसे रिमूव करते हैं, उसको हम या तो कूलिंग करेंगे हम इधर सक्शन लाइन के अंदर, या हाई प्रेशर हम दे देंगे सक्शन लाइन के अंदर ताकि बॉइलिंग पॉइंट राइज़ कर जाए। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपने ज़रूर देख लेना है, वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है ऑलरेडी। 3rd ईयर के लेक्चर में 335 के लेक्चर में बॉइलिंग पॉइंट के नाम से। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन को यहाँ पे रिपीट किया है पंप्स की, ठीक है, पंप के अंदर जो लॉसेस हैं उनको डिस्कस किया है, और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप के कंपैरिजन को डिस्कस किया है। तो आप अपनी बुक से भी ये सारी बातें डिस्कस कर सकते हैं, और ये लेक्चर और वीडियो भी उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आप जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।